Good morning, बच्चों. I am Sanjay Bhatnagar this side, and I welcome you to my channel Economics by Sanjay Bhatnagar. Hello बच्चों, I am Sanjay Bhatnagar this side. Welcome to my channel Economics on Tips by Sanjay Bhatnagar. मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी सारे चैप्टर्स लोड कर चुका हूँ. मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर देखा होगा, लाइक और शेयर करा होगा अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. मैं इंडियन इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है. पहला पार्ट में उसकी वीडियो में ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ. जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ. और थर्ड पार्ट में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट जो बच जाएगा, जो और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है थर्ड पार्ट में मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा. तो सेकंड पार्ट में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल में जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था, जो हम बाहर के देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वो कैसा था. तो भाई अगर हम इसके आंसर को 3 पॉइंट्स में डिवाइड करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं. स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल वाज, 3 तरीके से 3 पॉइंट्स हैं. पहला है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड. भाई हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने टोटली अपने पर्पस के लिए यूज़ करा. तो वो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल था, मिनरल, मेटल, जूट, कॉटन, जो रॉ कॉटन वगैरह, ये सब वो क्या करते थे, वो अपनी कंट्री में भेजते थे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था. तो वो लोग इस रॉ मटेरियल को यूज़ करके वहाँ पे गुड्स बनाते थे, और जो गुड्स बन जाते थे वो वापस से इंडिया में लेकर आते थे और इंडिया में बेचते थे बहुत ज़्यादा कीमतों पर. तो हम सिर्फ उनके लिए एक प्राइमरी प्रोडक्ट का सोर्स थे, और उनके लिए एक मार्केट थी कि जो भी वो फिनिश गुड बनाते हैं वो गुड हमारे यहाँ पे बेच सकें. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मेन जो एक्सपोर्ट था वो था सिल्क, रॉ कॉटन, शुगर एक्सेट्रा, जो इस तरह के आइटम थे जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं. और जब हम इंपोर्ट करते थे वो थे मशीनरी, वुडन क्लोथिंग या कॉटन, जो कॉटन प्रोसेस करके बन जाता है, वो फिर वो इंडिया में लाके और इंडिया में बेचते थे. अल्टीमेटली जो उनका मेन मोटिव था फ़ायदा कमाना, इंडिया को 2 तरीके से एक्सप्लॉइट करना. रॉ मटेरियल यहाँ से खींच एक्सट्रैक्ट करके अपने यहाँ बेचना, और जो फिनिश गुड बन गई उनको इंडिया में बेचना एट अ मच कॉम्पिटिटिव रेट. धीरे धीरे करके जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन करनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए जो ब्रिटिशर्स उनको देते थे. इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. भाई मोनोपोली, मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ब्रिटिश रूल था उसका एक कंप्लीट मोनोपोली थी यहाँ पर. तो हम जो भी यहाँ से हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, वो टारगेट वो सिर्फ ब्रिटिश मार्केट के लिए एक्सपोर्ट किया जाता था. मतलब हम और बाकी मार्केट्स को कवर नहीं कर सकते थे, हम कोई दूसरे देशों को वो गुड्स नहीं भेज सकते थे. इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सपोर्ट थे वो कन्फाइंड टू ओनली ब्रिटेन, जिसकी वजह से वो हमारे को जब लगातार एक्सप्लॉइट करते चले गए, और इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज बहुत कम रह गए हमारे लिए. थर्ड पॉइंट है वो है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. भाई इंडिया के पास जो भी पैसा था, जो भी रिसोर्सेज थे, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो रॉ कॉटन हो, चाहे वो जूट हो, इस तरह के जो भी रिसोर्सेज थे वो उन्होंने यहाँ से निकालना स्टार्ट करा, एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करा. हुआ क्या, एक्सपेंसिव जब वो पैसा अर्न करते थे तो उसको क्या यूज़ करते थे कि जो भी यहाँ पे कॉलोनियल सेटअप करने के लिए जो भी खर्चा आता था, भाई जैसे कि अलग अलग जगहों से कनेक्टिविटी बिठाना, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ पे एक्सपेंसेस है, या यहाँ पे जो आर्मी उनको होल्ड करनी पड़ रही है, जो सपोर्ट करनी पड़ रही है, तो वो जो भी पैसे यहाँ से कमाते थे वो इस तरह की चीज़ों पे खर्च कर दिया जाता था. और एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय द गवर्नमेंट. पे ब्रिटिश, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड पे वो कई सारी कंट्रीज़ पे रूल कर चुके थे, तो उनको उनकी जो लड़ाई के एक्सपेंसेस थे वो इंडिया के रेवेन्यू से पूरे किए जाते थे. इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी पैसा उन्होंने कमाया वो उन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए खर्च कर दिया. उन्होंने जो कोई भी पैसे का कोई भी पार्ट उन्होंने इंडिया पे या डेवलपमेंट पे या किसी भी तरीके से नहीं खर्च करा. अल्टीमेटली इंडिया की हालत ख़राब होती चलेगी. इंडिया जस्ट एक प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड का इंपोर्टर बन के रह गया.
ओके बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि जरा इन डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आने वाला है उसमें इन सारी चीज़ों का यूसेज होगा। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है बर्थ रेट। ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज बर्थ रेट, व्हाट इज डेथ रेट, व्हाट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको समझना है। सबसे पहले बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। भाई एक साल में एक देश के अंदर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000, हर 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। अगला है डेथ रेट। डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। भाई एक साल में पर 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। अगला पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स होते हैं जो एक साल से छोटे बच्चे होते हैं, वो उनकी डेथ रेट की बात हो रही है कि कितने बच्चे मर जाते हैं एक साल की एज को कंप्लीट करने से पहले पर 1000। दैट इज रेफर टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल पूरा होने से पहले जो बच्चों की डेथ हुई आती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड अगला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। रेफर्स टू एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। भाई जैसे कितने साल तक ऑन एन एवरेज हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल तक जिएंगे। ओके बच्चे, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट वर डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। भाई डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, हमारी जनसंख्या से रिलेटेड जो भी सिचुएशन थी ब्रिटिश रूल के टाइम में वो कैसी थी। मैंने अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कराई थी, बर्थ रेट, डेथ रेट, उनका यहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। भाई हम इसको जो भी कंडीशंस थी, डेमोग्राफिक कंडीशंस, हमारी पॉपुलेशन की कंडीशंस, उसको हम 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। भाई आप सीधे से समझ सकते हैं कि हम एक ऐसी इकोनॉमी थे, एक ऐसी कंट्री थे जहाँ पे कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। मतलब ये समझ लीजिए कि 48 लोग 48 पर 1000 डेथ रेट था, जो एक बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी की निशानी, बहुत ही एक बैकवर्ड कंट्री की निशानी है, जहाँ पे कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा था। डेथ रेट था 40 पर 1000, बर्थ रेट था 48 पर 1000, जो कि ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। भाई इतना डेथ रेट ज़्यादा कब होगा, जब हमारी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, किसी भी टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोग बच्चे ज़्यादा मरते थे। फिर आता है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। भाई हमारी कंट्री में जो लिटरेसी रेट था, जो पढ़े लिखे लोग थे पर 1000, जैसे इट वाज अराउंड 16%। सिर्फ 16% लोग जो थे पर 100 वो हमारे पढ़े लिखे होते थे, और जो फीमेल थी उसमें लिटरेसी रेट और भी कम था, इट वाज ओनली 7%। जस्ट इमेजिन करिए, आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों का जो परसेंटेज है वो इतना कम है, तो उस कंट्री का डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा होगा। अगला पॉइंट है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। भाई दे वर होपलेस, बहुत इतना बुरा हाल था कि कोई हॉस्पिटल्स नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। दूर दूर तक गांव के जो हकीम और ये लोग थे इलाज क्या कर रहे थे, मॉडर्न फैसिलिटीज़ वहाँ पे कोई भी नहीं थी उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट ने टोटल जो एम था वो अपने को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यूज़ करा। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जहाँ पे कि इंडियंस को फ़ायदा हो। तो उस टाइम पर जो कंडीशन थी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, दे वर वेरी पुअर। तो अगला पॉइंट आ गया हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैंने अभी आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया था कि जब बच्चे 1 साल की एज तक पहुँचने से पहले मर जाते हैं, तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब 218 बच्चे पर 1000 मर जाया करते थे, जो कि एक बहुत सीरियस सिचुएशन मानी जाएगी, क्योंकि 218 बच्चों की डेथ हो जाना पर 1000 इज अ वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात है। देन अगला आता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि ऑन एन एवरेज एक कंट्री के लोग कितने साल तक जीते हैं। तो उस टाइम पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, इट वाज अराउंड 44 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीते थे, और उसके बाद कोई ना कोई बीमारी या प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो जाया करती थी। तो ऑन एन एवरेज इट वाज 44। फिर अगला है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। भाई क्योंकि हमारी कंट्री बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी थी, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थे, जमींदारी सिस्टम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा इग्नोर करती थी सिस्टम को, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी थी।
मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि किसान सुसाइड कर लिया करते थे या अपनी ज़मीनों को छोड़ के भाग जाया करते थे, या वो इतने ज़्यादा डेट में होते थे कि बॉन्डेड लेबर, मतलब कई कई जनरेशन तक वो जमींदारों के यहाँ पे काम करते थे अपने उधार को चुकाने के लिए। मतलब इट वॉज द सिचुएशन वॉज वेरी होपलेस। ओके बच्चे, जो अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का पूछा जाता है वो है कि हमारी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के टाइम में वो कैसी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जैसे रोड है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कम्युनिकेशन है, जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बुलाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको ध्यान हो या आपने पहले पढ़ रखा होगा कि हमारा कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत पुअर था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रोड। भाई अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पे कुछ एरियाज को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाई, लेकिन उसको रोड्स बनाने का जो मेन एम था वो इंडिया का फ़ायदा पहुंचाना नहीं था। उसका मेन एम क्या था कि आर्मी को मोबिलाइज करना, कि भाई अगर कहीं पर किसी जगह पर जो लोकल इंडियंस हैं अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं तो जल्दी से जल्दी आर्मी को वहाँ पे भेजा जा सके और कोई भी टाइप का विद्रोह या रिवोल्ट उसको दबाया जा सके। तो पहला था मोबिलाइजिंग द आर्मी, दूसरा था ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल। भाई हमारी कंट्री क्योंकि बहुत वास्ट है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उस टाइम पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, तो उनको बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी। तो वो लोग क्या करते थे, वो इंडिया से रॉ मटेरियल को लेकर अपनी कंट्री भेजा करते थे। लेकिन अब रॉ मटेरियल को लेने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी रोड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों ने जहाँ जहाँ पे भी रोड्स बनवाई उनका मेन एम अगेन इंडिया को फ़ायदा पहुँचाना नहीं था। वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से रॉ मटेरियल को लेकर पोर्ट तक जाता था और पोर्ट से उसको फिर ब्रिटेन में शिप कर दिया जाता था वहाँ की फैक्ट्रीज में में यूज़ करने के लिए। अगला पॉइंट है रेलवेज। भाई एक बहुत बड़ा फ़ायदा, अगर हम इसको फ़ायदा बोले तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पहुँचाया वो था रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करना। लेकिन अगेन रेलवेज का फ़ायदा, रेलवेज उन्होंने इस्टेब्लिश करिए बनाई, पर्पस था अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प करना। उनका कहीं पर भी एम नहीं था कि वो इंडिया को कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जब उन्होंने रेलवे सेटअप करा तो उसका कुछ फ़ायदा इंडिया को हुआ कि जब लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे तो लोगों में जो कल्चरल इंटरेक्शन था वो बढ़ा, लोगों में यूनिटी बढ़ी। दूसरा पॉइंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भाई क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मर्स को एनकरेज करती थी कैश क्रॉप उगाने के लिए, और फूड क्रॉप को कहीं ना कहीं उतना एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता था। तो अब जो किसान लोग थे वो जो भी क्रॉप उगाते थे उससे रेलवे से हेल्प मिलती थी कि वो मार्केट तक ले आकर उसको बेच सकें। सो एक तरह से एग्रीकल्चरल का कमर्शलाइजेशन हो गया। थर्ड पॉइंट प्रमोटेड फॉरेन ट्रेड। भाई अब सीधी सी बात है कि जब हम रॉ मटेरियल को अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट से इकट्ठा करके पोर्ट तक लेकर जा रहे हैं तो जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो पहले से बढ़ गया। लेकिन अगेन बात वही थी कि क्योंकि हमारा फॉरेन ट्रेड टोटली ब्रिटिश को फोकस करके था या ब्रिटिश को फ़ायदा पहुंचाना था, तो जो भी हम यहाँ से गुड्स को भेजा करते थे वो ज़्यादातर ब्रिटेन में जाया करती थी, हम बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब अल्टीमेटली फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ, इंडिया को यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ। सिर्फ थोड़ा सा यूनिटी बढ़ी, लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे हुआ और फार्मर्स को थोड़ी सी मार्केट मिल गई कि वो मार्केट तक अपने प्रोड्यूस को ले जाकर बेच सकते थे। तो जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। भाई गवर्नमेंट ने थोड़े स्टेप्स उठाए जरूर कि वो एयर या वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर सकें, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनके जो एफर्ट्स थे वो सिंसियर नहीं थे। तो हमारी कंट्री का जो भी वाटरवेज थे वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सके। जो थोड़े बहुत इनलैंड वाटरवे जो कंट्री के अंदर पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं वो उन्होंने डेवलप करे, वो इतने इकोनॉमिकल नहीं थे, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंडिया के लोगों को नहीं मिला। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन। भाई उस टाइम पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता था, लेकिन अगेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब पोस्ट एंड टेलीग्राफ को सेटअप करा तो उसका मेन एम क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही इंटरेस्ट को हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना, कि कहीं पर अगर रिवोल्ट होता है तो प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जा सके जिससे कि उधर आर्मी भेज के उस रिवोल्ट को दबाया जा सके या कोई भी टाइप का अनरेस्ट है उसको सप्रेस किया जा सके, उसको दबा सके। अगेन
जो सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो फ़ायदा पहुंचाने का मेन एम था वो था फ़ायदा पहुंचाना ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इंडिया को फ़ायदा पहुंचाना कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम नहीं रहा, जिसकी वजह से इंडिया 200 साल तक उनके रूल में सफ़र करता रहा। ओके बच्चों, जो एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा इस चैप्टर में अलग अलग है वो कैसे है, व्हाट वर फ्यू ऑफ द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। भाई ब्रिटिश रूल के कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जहाँ पे कि उनका इंडिया को फ़ायदा हुआ हो। ऑब्वियसली एक अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट या उनकी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया को नुकसान हुआ, लेकिन कुछ जो फ़ायदा इंडिया को हुआ वो है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। भाई हमारी कंट्री में हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो पहले से थोड़ा बढ़ गया, और बढ़ के इतना ज़रूर हो गया कि अब हम अपनी सेल्फ सफिशिएंट हो गए, मतलब हमारे को बाहर से इंपोर्ट करने की, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम पड़ती थी। सेकेंड पॉइंट, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवेज हो, लेकिन उन्होंने करा तो अपने फ़ायदे के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इंडिया को फ़ायदा हुआ और इंडिया में जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी वो अच्छा हो गया। थर्ड पॉइंट, चेक ऑन फेमीन्स। पहले क्या होता था कि पहले हमारे देश के कई सारे पार्ट्स में सूखा पड़ता था और वहाँ पर फूड ग्रेन को प्रॉपर्ली नहीं पहुँचा पाते थे सूखा पड़ने के बाद भी, और वहाँ पे कई हज़ारों लोग मारे जाते थे। लेकिन जब रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया तो ये जो सूखा पड़ने की सिचुएशन थी वो आराम से गवर्नमेंट टैकल करने लगी, और अगर कहीं कंट्री में सूखा पड़ता भी था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो वहाँ पर फूड ग्रेन को पहुँचाना आसान हो गया। अगला पॉइंट, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकॉनमी। भाई इससे पहले, ब्रिटिश रूल से पहले हम सिर्फ बार्टर सिस्टम में बिलीव करते थे, जहाँ पे कि एक गुड के बदले में दूसरी गुड को चेंज किया जाता, खरीदा या बेचा जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने करेंसी को इंट्रोड्यूस करा और करेंसी को यूज़ में लाना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे करके इंडिया में लोग मॉनेटरी सिस्टम या मनी को यूज़ करने लगे खरीदने या बेचने के लिए। अगला पॉइंट, अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। भाई हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थोड़ा सा बेटर था। तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो हमारे कंट्री के पॉलिटिशियंस को ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि एक बना बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमें मिल गया, और जिसको हमने यूज़ करा अपनी कंट्री को स्टेबलाइज करने में आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसका हमें फ़ायदा हुआ। ओके बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। तो अगर हम इसको कुछ पॉइंट्स में बांटें तो सबसे पहले आता है कॉलोनियल इकोनॉमी। भाई सीधी सी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पर रूल करा ऑलमोस्ट 200 साल तक, और हम जो एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस अच्छी इकोनॉमी माने जाते थे, उन्होंने जब हमें 200 साल तक एक्सप्लॉइट करा तो हमारा हाल ऑब्वियसली ख़राब हो गया। हमारे रिसोर्सेज, मिनरल, पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज, हर चीज़ को उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करा। दूसरा पॉइंट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। भाई ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, तो इससे क्या हुआ कि एक क्लास सिस्टम बन गया जहाँ पे कि ज़मींदार और टेनेंट्स, जो कि फार्मर्स, जो गरीब लोग थे, शेयर क्रॉपर्स थे, जो उनके यहाँ पे खेती किया करते थे। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैपिटलिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, एक तरफ फैक्ट्री ओनर्स और एक तरफ लेबर। तो एक तरह से एक क्लास और बन गई जो मेनली सिटीज़ में हुआ करते थे, फैक्ट्री ओनर्स एंड लेबर्स। और क्योंकि लेबर्स के हाल को हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा तो हमेशा सोसाइटी में एक अनरेस्ट रहता था, और कहीं ना कहीं क्योंकि लेबर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। थर्ड पॉइंट, स्टेगनेंट इकनॉमी। वही स्टेगनेंट का मतलब होता है ठहरी हुई इकनॉमी, जहाँ पे कि इकनॉमी में कोई भी टाइप का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आप जस्ट इमेजिन करिए कि कोई भी इकनॉमी जिसमें सिर्फ 0.5% का डेवलपमेंट हो रहा हो या ग्रोथ हो रहा हो, उस इकनॉमी की क्या कंडीशन होगी। तो इसका मतलब है कि कंडीशन ऑफ द इकनॉमी वॉज पैथेटिक, वॉज वेरी बैड। जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है बैकवर्ड इकनॉमी। भाई बैकवर्ड इकनॉमी की अभी हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े कि हमारी कंट्री बैकवर्ड कैसे रह गई। उन्हीं रीजंस को अगर हम एक बार समराइज करें, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी,
क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जहाँ पे कि हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाया जा सके, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो। तो हमारी कंट्री का जो प्रोडक्टिव लेवल है वो बहुत कम रहेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, उत्पादन करने की क्षमता, तो वो क्षमता हमारी बहुत कम थी। अगला है लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। थर्ड पॉइंट, आउटडेटेड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। भाई हमने जो भी खेती बाड़ी में हम जो भी प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ किया करते थे वो कम्प्लीटली आउटडेटेड थे, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट था वो बहुत कम होता था, नॉट इवन सफिशिएंट इनफ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी काफ़ी नहीं होता था। अगला पॉइंट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। भाई बर्थ रेट होता है जहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे पर 1000 जन्म लेते हैं, और डेथ रेट जहाँ पे बहुत सारे लोग पर 1000 मर जाते हैं। किसी भी कंट्री का अगर बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे इलिटरेसी लेवल ज़्यादा है, तभी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, या वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से डेथ रेट ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है पॉवर्टी। भाई क्योंकि हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे फॉर एम्प्लॉयमेंट, और एग्रीकल्चर का हाल ख़राब था, तो कहीं ना कहीं मास पॉवर्टी थी। इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट गरीब था, बहुत सारे लोग गरीब थे। एंड इलिटरेसी, भाई हम लोगों ने अभी डिस्कस करा पिछले क्वेश्चन में कि कंट्री का जो लिटरेसी रेट था बहुत कम था, ओनली 16%, 16% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिटरेट, और फीमेल्स का हाल तो और भी ज़्यादा ख़राब था, इट वॉज ओनली 7%। इसका अगला पॉइंट है डिप्लीटेड इकोनॉमी। भाई डिप्लीटेड इकोनॉमी होता है क्या, पहले इसको समझते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट्स वर मेड टू रिप्लेस फिजिकल असेट्स डिप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा कि वो जो फिजिकल असेट्स थे, जैसे लैंड, जितने भी रिसोर्सेज थे, वो इतने बुरे हाल में हो चुके थे कि वो कंट्री के लिए बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं थे। अगला पॉइंट, डिवाइडेड कंट्री। भाई हमारी कंट्री को ब्रिटिशर्स ने क्या करा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करी। जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो इंडिया का पार्टीशन हुआ, और जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया का बहुत सारा प्रोडक्टिव पार्ट पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत नुकसान हुआ। प्लस उस टाइम पे खून खराबा हुआ, आपको मालूम होगा। उस टाइम पे हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान में चले गए, और हमारी कंट्री में एक ऐसा सिस्टम बन गया जिससे आज तक हमारी कंट्री पे उसका बुरा इफेक्ट आता है। ओके बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड आई होप आपको बहुत फ़ायदा रहेगा मेरी क्लासेस को देखकर और सुनकर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड वर्क हार्ड।